अब आज बात करेंगे अपन प्रतिहारों की बेनमाल शाखा। कौन सी? बेनमाल शाखा लेते हैं। एक बार लिखना नहीं है, कोई भी पेन नहीं चलाएगा, सारी चीज पहले सुनेंगे ध्यान से। अपन प्रतिहारों की बेनमाल शाखा की बात करेंगे। बेनमाल शाखा। अब पहली बात तो बेनमाल है कहां पे? बेनमाल की स्थिति पड़ती है जालौन। और ये हम पढ़ के गए थे कि मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से बेनमाल और बेनमाल से उज्जैन, बेनमाल से उज्जैन राजधानी बनाई थी नागभट्टे प्रथम से, नागभट्ट प्रथम ने। तो इस बेनमाल शाखा का जो संस्थापक है, संस्थापक वो है आपका क्या? प्रतिहारों का नागभट्टे प्रथम साहब, जिसका शासनकाल 730 से 756 था। देखो, प्रतिहार शासकों के शासनकाल को याद नहीं करना है आपको, किसी भी प्रतिहार शासक का शासनकाल याद नहीं करना है। तो नागभट्ट प्रथम, और आपको पता है कि बेनमाल जो सबसे पहले राजधानी रही थी, ये सर्वप्रथम जो राजधानी रही है, सर्वप्रथम राजधानी बेनमाल राजधानी सर्वप्रथम किसकी रही है? सर्वप्रथम राजधानी नागभट्टे प्रथम की रही है, नागभट्टे प्रथम। क्योंकि हमने पढ़ा था कि नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से बेनमाल, बेनमाल से उज्जैन राजधानी बना ली थी, है ना। इसके बाद गटियाला अभिलेख में हमने एक बात पढ़ी थी कि इनको गटियाला अभिलेख के अंतर्गत इनको नाड़ के नाम से जाना गया। इनकी उपाधियां ग्वालियर अभिलेख में इनकी उपाधियों का उल्लेख है, जिनमें नारायण, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक और इंद्र के गौरव का नाशक, इंद्र के गौरव का नाशक और नागावलोक मलेच्छों का नाशक, ये बातें हमने पढ़ी थी। राजधानियों का क्रम भी पढ़ा था हमने और इसकी उपाधियों की भी बात की थी। तो नागभट्ट प्रथम तो हम पहले पढ़ चुके भाई, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नागभट्ट प्रथम, वही नागभट्ट प्रथम की बातें सारी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इस नागभट्ट प्रथम की जो सबसे पहले जो बेनमाल राजधानी रही है, वो किसकी रही है? नागभट्ट प्रथम। हमने एक बात ये भी कही कि राजस्थान के अंदर जो शाखाएं थी प्रतिहारों की, उनमें वास्तविक गुर्जर प्रतिहार किस शाखा के कहलाए? तो बेनमाल शाखा के। तो वास्तविक गुर्जर प्रतिहार, वास्तविक गुर्जर प्रतिहार, वास्तविक गुर्जर प्रतिहार किस शाखा के हैं? वास्तविक गुर्जर प्रतिहार कहलाए, कौन सी शाखा के प्रतिहार कहलाए थे? तो बेनमाल शाखा। बेनमाल शाखा वाले प्रतिहार ही वास्तविक गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे। इसके पीछे हमने एक रीजन पढ़ा था कि जैसा ये जो वास्तविक गुर्जर प्रतिहार जो बेनमाल शाखा वालों को कहा गया है, ये बड़ौच गुजरात से आए थे, और बड़ौच पड़ता है गुजरात में। और आपको पता है कि अवेन सांग अर्थात युवान चुआंग ने बड़ौच गुजरात के प्रतिहारों को कुचेलो कहा था। क्या कहा था? कुचेलो। ठीक है। अब ये तो बेनमाल शाखा थी। अब बेनमाल शाखा का यानी पहला यानी शासक, प्रथम शासक अगर कोई है यहाँ पे, तो वो है नागभट्टे प्रथम, नागभट्टे प्रथम। अब नागभट्ट प्रथम के बाद आपको पता है कि नागभट्ट का एक बेटा जिसका नाम था भोज। कौन है? भोज। भोज। अब भोज तो राज किए है मंडोर के ऊपर। कहां? मंडोर। मंडोर पे राज किया है इसने, राज किए हैं मंडोर पे। मंडोर की प्रतिहारों में पढ़ा था। इसके बाद इस नागभट्ट प्रथम का एक भतीजा है, नागभट्ट प्रथम का भतीजा, इसका भतीजा है जिसका नाम है ककुक। नहीं नहीं नहीं, आगे बात पढ़ेंगे बेटा। देवराज भी इसका भतीजा है, यानी ये दो हैं, एक ककुक है और एक है देवराज। ककुक और देवराज नागभट्ट प्रथम के दो भतीजे हैं, भाई का छोरा है। कौन कौन है? एक ककुक। अब उस ककुक के, मंडोर वाले ककुक की बात नहीं करेंगे, वो तो 861 की बात है, 861 की, जबकि ये 700 की समथिंग की बात, 730 के बाद। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात देखो, अगर नागभट्ट प्रथम की बात करें ना, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ने बेनमाल को जो जीत, बेनमाल राजधानी बनाई,
बीनमाल, उससे पहले बीनमाल जालौर, बीनमाल है जालौर राजधानी, और उसके बाद है उज्जैन चला गया। अब नागभट्ट के बाद जो राजा बना कहां का? बीनमाल का, वो था ककुक। और ककुक के बाद उनका जो भाई, इनका भाई है देवराज, यानी ये तो है भतीजा। आपको ये रिश्ते याद नहीं रखना है। नागभट्ट प्रथम का जो भतीजा है उसका नाम है ककुक। ककुक यहां पे बीनमाल शाखा का शासक बना। उसके बाद ककुक के बाद देवराज शासक बना। इसके बाद देवराज का जो पुत्र है, देवराज का पुत्र वो है वत्सराज। कौन है? वत्सराज। आगे शासक बनता है वो है वत्सराज। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलेगा ककुक से। किससे? ककुक से। इन्होंने मंडोर के अंदर विजय स्तंभ बनवाया। सब कहां? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ बनवाया मंडोर में। कहां बनवाया है? मंडोर। और मंडोर पड़ता है जोधपुर में। कहां पड़ता है? जोधपुर। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, याद रखिएगा, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ ककुक ने बनवाया है। और वो कहां पड़ता है? मंडोर में। ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। इस ककुक ने मंडोर के अंदर जब विजय स्तंभ बनवाया, इसी विजय स्तंभ के नीचे नीचे की जो स्तंभ थे उसके ऊपर नीचे विष्णु मंदिर बनवा दिया। ऊपर तो विजय स्तंभ और नीचे उसके अंतिम जो मंजिल थी उसके ऊपर क्या बनवाया? विष्णु मंदिर। उसके नीचे विष्णु मंदिर। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ प्रतिहार शासकों ने बनवाया है। अच्छा क्वेश्चन तो ये बनेगा। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में भीमलाट के नाम से जाना जाता है, जो समुद्रगुप्त के काल का है। समुद्रगुप्त के काल का है। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ तो बना है विजय स्तंभ, जो कहां है? मंडोर में। और राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, यानी अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां है, दूसरा विजय स्तंभ, तो वो है बयाना। और बयाना पड़ता है भरतपुर में। बयाना भरतपुर। यानी ककुक से कोई क्वेश्चन निकल के आएगा ना, तो वो ये विजय स्तंभ वाला ही है। कौन सा विजय स्तंभ? कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है, तो आप कहोगे मंडोर में। दूसरा बयाना भरतपुर में। दूसरा बयाना भरतपुर में। तो राजस्थान, अपन वो चित्तौड़ वाला विजय स्तंभ नहीं कहेंगे, समझ रहे हो? चित्तौड़ में भी विजय स्तंभ है जो माणा कुमा ने बनवाया था, उसकी बात नहीं कर रहे अपन, वो तो बाद की बातें हैं। राजस्थान का पहला जो विजय स्तंभ है वो मंडोर में बना, मंडोर जोधपुर में। और राजस्थान का जो दूसरा विजय स्तंभ है वो बयाना भरतपुर में। ये समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। याद रहेगी बात। अब इसके बाद जो राजा बनता है वो देवराज बनता है। ककुक से बात देखो, छोटी छोटी बातें ये हमने पूरा पढ़ा। इसके बाद नागभट्ट प्रथम के बाद राजा बना ककुक। ककुक की बात करें तो विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ के बाद अगर देवराज राजा बनता है, देवराज। अब देवराज के बाद जो राजा बनता है वो है वत्सराज। कौन है? वत्सराज। अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे वत्सराज, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वत्सराज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो वत्सराज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या, उसकी तो पूरी डाटा ही पढ़नी पड़ेगी हमें। वत्सराज देखो, वत्सराज के शासनकाल के बारे में कहें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 775 से 800 के बीच है। कुछ कहते हैं 779 से लेकर 783 से लेकर के 800 तक है, या 795 तक है। हमें इसके कालक्रम में नहीं जाना है। सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन निकलेगा ना वत्सराज से, तो हमने यहां पे बात पढ़ी थी कि प्रतिहार साम्राज्य का
वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। एक बात तो हमने ये पढ़ी। दूसरी बात हमने वत्सराज से एक बात पढ़ी थी, वो थी प्रतिहार शक्ति का संस्थापक। प्रतिहार शक्ति का संस्थापक। एक प्रश्न और बनेगा, वो है प्रतिहार राज्य की नींव रखने वाला शासक। अब आप सोचिए, प्रतिहार राज्य की नींव तो हरिश्चंद्र ने रखी है। किसने? हरिश्चंद्र ने। यह बात तो पढ़े कि प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन है, आदि पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र है। तो यहां फिर किस बेस पे करे हो? प्रतिहार राज्य की। राज्य का मतलब यहां पे साम्राज्य की बात। वैसे प्रतिहार साम्राज्य का जो संस्थापक हमने पढ़ा वो नागभट्ट प्रथम पढ़ा। प्रतिहार राज्य की नींव रखने वाला शासक। क्यों? क्योंकि इसके बाद कन्नौज के ऊपर अधिकार, एक बार कन्नौज पर अधिकार किसने किया है? वत्सराज ने। वत्सराज ने। उसी बेस पे इसे क्या कहा जाता है? प्रतिहार राज्य की नींव रखने वाला। यानी विस्तृत राज्य की नींव जो रखी है वो कौन है? वत्सराज। अब इसके बाद दूसरी बात आती है इसकी उपाधियां। उपाधियां, इनकी दो उपाधियां हैं। एक उपाधि का नाम है रणहस्तिन। रणहस्तिन, रणहस्तिन का मतलब है युद्ध का हाथी। युद्ध का हाथी, युद्ध में हाथी के समान अड़िग रहने वाला कौन है? वत्सराज। तो इसे उपाधि दी गई है रणहस्तिन। एक उपाधि इनकी जयवरा। जयवरा, जयवरा उपाधि इनको दी गई है ब्राह्मण यानी भागवत धर्म की, भागवत धर्म का संरक्षक करता रहने के कारण। यानी इन्होंने भागवत धर्म का संरक्षक करता, संरक्षक करता। और ये उपाधि दी इनको एक ब्राह्मण था जिसका नाम था दुग्गिल। दुग्गिल द्वारा प्रदत्त है। किसके द्वारा? दुग्गिल के द्वारा। दो बातें याद रहेंगी। उपाधियों की बात करें तो एक उपाधि इनकी रणहस्तिन है और दूसरी उपाधि इनकी जयवरा है। रणहस्तिन का अर्थ होता है युद्ध का हाथी और जयवरा का अर्थ यहां पे भागवत धर्म का संरक्षण करता होने के कारण ये इनका एक ब्राह्मण विद्वान था जिसका नाम था दुग्गिल। दुग्गिल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? दुग्गिल के द्वारा। बात याद रहेगी। इसके बाद जो बात आती है इनकी राजधानी। राजधानी, इन्होंने राजधानी जबालीपुर बनाई। जबालीपुर वर्तमान में जालोर है। वर्तमान में क्या है? जालोर। जबालीपुर को ही वर्तमान में जालोर कहा जाता है। इनकी राजधानी जबालीपुर रही। तो सबसे पहले तो बार बार पेपर में जो पूछता है ना वो यही क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रतिहार की राजधानी जबालीपुर रही या जालोर रही? तो वो शासक है वत्सराज। दोबारा सुने, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार शक्ति का संस्थापक और प्रतिहार राज्य की नींव रखने वाला शासक है वत्सराज। इसके बाद हमने बात पढ़ी उपाधियां। इनकी दो उपाधियां, एक तो रणहस्तिन और एक जयवरा। रणहस्तिन का मतलब है युद्ध का हाथी, युद्ध के अंदर हाथी के समान अड़िग रहने वाला। और जयवरा उपाधि इनको भागवत धर्म का संरक्षक करता होने के कारण ये ब्राह्मण दुग्गिल के द्वारा प्रदान की गई। यहां पे जयवरा है। आगे चलकर जब आप मीरभूज पढ़ेंगे तो वहां आएगा आदिवरा। आदिवरा वो मीरभूज की, ये जयवरा है जबकि मीरभूज की आदिवरा है। मीरभूज को पढ़ोगे ना आगे जो एक उपाधि आएगी, क्योंकि पेपर में भ्रम होता है जयवरा या आदिवरा। तो जयवरा है वो वत्सराज की और आदिवरा है वो मीरभूज की। सबसे पहले जबालीपुर राजधानी रही है। जालोर जो राजधानी रही है, जबालीपुर ही वर्तमान में जालोर है। वर्तमान में जालोर। और ये सबसे पहले जालोर या जबालीपुर किस प्रतिहार शासक की राजधानी रही है? वत्सराज की। देखो हमने पढ़ा कि मंडोर सबसे पहले राजधानी रही है हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र पर मंडोर से मेड़ता,
मेड़ता से बीनमाल और बीनमाल से उज्जैन तक चला गया था नाग बटे प्रथम। नाग बटे प्रथम राजधानियां बदली है, पर जबालीपुर जो राजधानी रही है वो रही है वत्सराज की। उन पेपर में जब प्रश्न देखोगे ना तो बिल्कुल स्टिक होते हैं, बाहर कुछ नहीं आता हिस्ट्री में। अब आप क्लास में जैसे बैठे हो, क्लास के बाद जब आप अपने नोटबुक में भी नोट कर रहे हो और पेपर में आपको मिलाना होता है तो कहां से मिलाते हो? कॉपी से। कॉपी से ही मिलाते हो या फिर वेट करते हो कि भाई आज की जारी होएगी ये होगी? नहीं भाई, पढ़ा है तो काहे का, उसी में से आना है। तो प्रतिहारे शासक का नाम बताइए जिसकी राजधानी जबालीपुर थी, तो उत्तर है वत्सराज। अब क्या था, थोड़ी गड़बड़ होने लगी साहब। और गड़बड़ क्या थी? साम्राज्य विस्तार की बातें कुछ और गड़बड़ हुई। और क्या हुआ कि जालोर के ऊपर अरब आक्रमण करा आके और यहां से लूट कर ले जाते। वत्सराज के काल में अरब आक्रमणकारी आते और जालोर को लूट कर चले जाते। वत्सराज इस बात से बड़ा परेशान था। वत्सराज ने सोचा यार बेड़ो करा और एमड़ा गठड़ी बांध के ले जावे, ए तो पार कौन पड़े। इसने सोचा कि कोई ना कोई सुरक्षित स्थान ढूंढा जाए। तो उस समय आपने हर्षवर्धन का नाम सुना ही होगा, गुप्त वंशीय शासक, है ना। हर्षवर्धन की मृत्यु के होने के बाद वर्धन जो शासन काल था वो धीरे धीरे डिगमगा गया और उसके ऊपर राज चक्रायुध इंद्रायुधीन का हो गया। अब इसका फायदा सोचा यार ऐसे तो नहीं, ये राजस्थान छोड़ना पड़ेगा। कई बार परेशान हो जाए तो दिमाग में नहीं आता कि यार ये एरिया छोड़ना पड़ेगा। अब ये जालोर से परेशान हो लिया। अब इसको तलाश थी एक सुरक्षित स्थान की, और वो सुरक्षित स्थान दिखा इसको कन्नौज। क्या दिखा? कन्नौज। अब कन्नौज पर उस समय राजा था कन्नौज का इंद्रायुध। कन्नौज का राजा इंद्रायुध था। इसने सोचा क्यों ना अपन इंद्रायुध को हरा दे और कन्नौज पर अधिकार कर ले। तो ये छोटे मोटे जो राजा है ना, एक तो ये अपने अधीन आ जाएंगे और हम शक्तिशाली शासक बन जाएंगे। ये बात वत्सराज के दिमाग की है। वत्सराज ऐसा ही सोचते, पर वत्सराज को यह भी पता था कि कन्नौज पे अधिकार करना मतलब लगभग भारतवर्ष पे राज करना था, क्योंकि कन्नौज उस समय पाटलिपुत्र के समकक्ष होता था। क्योंकि पाटलिपुत्र पर राज करना मतलब संपूर्ण भारतवर्ष पे राज करना था। तो कन्नौज को लेकर त्रिराज्य संघर्ष शुरू हो गया। और ये पेपर में बार बार प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि त्रिराज्य संघर्ष किसके काल में शुरू हुआ? वत्सराज के काल में। अब थोड़ी सी त्रिराज्य संघर्ष की बात करते हैं अपन। देखो किसकी? त्रिराज्य संघर्ष की। एक एक बातें सुननी है, लिखना कुछ नहीं है। त्रिराज्य संघर्ष। त्रिराज्य संघर्ष का मतलब तीन राज्यों के बीच में आपसी द्वेष, आपसी झगड़ों, आपसी राड़ी। समझ रहे हो? संघर्ष का मतलब तो यही होता है भाई। अब ये त्रिराज्य संघर्ष किसको लेकर था? पहली बात ये कन्नौज को लेकर। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर था। कन्नौज को लेकर त्रिराज्य संघर्ष था। हर चाहता था कि भी कन्नौज पर अपना अधिकार हो जाए, क्योंकि कन्नौज उस समय पाटलिपुत्र के समकक्ष था। अब ये त्रिराज्य संघर्ष तीनों के बीच, तीन शक्तियों के बीच चलता है। उस समय तीन शक्तियां थी। एक तो पाल, एक प्रतिहार और एक राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ये जो पाल थे ये पूर्वी शक्ति था। पूर्वी शक्ति का मतलब पूरी भारत में जो बोलबाला था वो पाल वंशीय राजाओं का था। और जो प्रतिहार थे इनका उत्तरी भारत पर राज था। उत्तरी भारत में इनका बोलबाला था। और राष्ट्रकूटों का दक्षिणी भारत में बोलबाला था। दक्षिणी भारत कह दें या दक्षिणी शक्ति कह दें, तीन शक्तियों के बीच ये युद्ध था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल मतलब पूर्वी शासक और प्रतिहार मतलब
उत्तरी शक्ति या उत्तरी शासक, उत्तरी भारत के जो शासक थे ये उत्तरी शक्ति, उत्तरी शक्ति, और दक्षिणी शक्ति के रूप में जो शासक हैं वो राष्ट्रकूट। अब हुआ क्या, प्रतिहार शासक उस समय वत्सराज है। कौन है? वत्सराज। प्रतिहार शासक है वत्सराज, और इस कन्नौज का जो शासक था उसका नाम इंद्रायुध था। कौन था? इंद्रायुध। व्यक्ति का नाम है इंद्रायुध, हंसने की बात नहीं है। इंद्रायुध व्यक्ति का नाम है। तो कन्नौज को लेकर जो त्रिराज्य संघर्ष था उस समय कन्नौज का शासक है इंद्रायुध। कौन था? इंद्रायुध। और त्रिराज्य संघर्ष जो शुरू होता है वो वत्सराज के काल में शुरू होता है। किसके काल में? वत्सराज के काल में शुरू होता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले वत्सराज इंद्रायुध पर आक्रमण करते हैं। इसके ऊपर इंद्रायुध पर आक्रमण करके कन्नौज को अपने अधिकार में ले गए। अब कन्नौज को अधिकार में लेते ही पाल वंशीय शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक है धारावर्ष, यानी पाल वंशीय जो शासक है वो यहां पे धर्मपाल है। पाल वंशीय शासक है धर्मपाल, प्रतिहार शासक है वत्सराज, राष्ट्रकूट शासक है धारावर्ष या फिर दुरु। धारावर्ष या फिर दुरु, दुरु प्रथम भी कहा जाता है। तो ये तीन शक्तियां थी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पूर्वी शक्ति, उत्तरी शक्ति और दक्षिणी शक्ति। इन तीन शक्तियों के बीच ये आपसी संघर्ष था। वत्सराज ने सबसे पहले इस इंद्रायुध को हराया। इस वत्सराज ने क्या किया? इंद्रायुध को हरा दिया, इंद्रायुध को हराया, और इंद्रायुध को हरा करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज पर सबसे पहले जो अधिकार करने वाला शासक बना है वो वत्सराज बना है। प्रतिहार, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कन्नौज पर अधिकार किया? वत्सराज। परंतु इसने राजधानी, मूल रूप से राजधानी बनाई नहीं। राजधानी बनेगी नागभट्टे सेकंड के काल में स्थायी, नागभट्टे सेकंड। अब तक राजधानी नहीं बनी, बनाया कुछ क्षण के लिए। फिर जैसे ही कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, राष्ट्रकूटों के कान खड़े हुए। भाई सोचिए कि आज ये कन्नौज तक है तो कल ये दक्षिणी भारत पे भी राज कर सकते हैं। तो इस धारावर्ष ने, ध्यान से सुनने वाली बात है, यहां पे पूरा डायग्राम बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस धारावर्ष ने इस वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। वत्सराज पर क्या किया? आक्रमण, और वत्सराज युद्ध में हार गया। अब यहां पे दो बातें हैं। वेनिडिटोरी अभिलेख ये कहता है कि जो ये युद्ध हुआ ये गंगा यमुना के दोआब पर हुआ, यानी वत्सराज और धारावर्ष के बीच जो युद्ध होता है कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। मैंने कहा कि प्रतिहार शासक वत्सराज ने जब इंद्रायुध को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया, अब कन्नौज का मालिकाना हक है वत्सराज का हो गया। इस बात को देखते हुए राष्ट्रकूट शासक धारावर्ष या दुरु ने अपनी शक्ति का पीछे देखते हुए वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। वत्सराज पर आक्रमण किया तो ये आक्रमण कहां हुआ, ये दो बातें अलग अलग बताते हैं। वेनिडिटोरी अभिलेख ये कहता है कि युद्ध गंगा यमुना के दोआब पर हुआ। वेनिडिटोरी अभिलेख वो कहते हैं गंगा यमुना के दोआब पर हुआ, और इस आक्रमण में धारावर्ष जीत गया। धारावर्ष युद्ध में जीता, धारावर्ष युद्ध में जीत जाता है, और जीतने के बाद वत्सराज के स्थान पर पुनः इंद्रायुध को शासक बना देता है और वापिस दक्षिणी भारत चला जाता है। और इस विजय उल्लेख को उन्होंने अपने दक्षिणी भारत का जो उनका राज चिन्ह था उनके अंदर अंकित भी करवा दिया। गंगा यमुना के दोआब को एम्बलम के नाम से अंकित करवाया। ये आया हुआ पर्सन है। धारावर्ष
और वत्सराज के बीच जो युद्ध हुआ वो गंगा यमुना के दोआब, दोआब क्या होता है पता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है खालिस्तान, वो क्या कहलाता है? दोआब। गंगा यमुना के दोआब पर युद्ध हुआ और उस युद्ध का उल्लेख वेनिडिटोरी अभिलेख में इस विजय उपलक्ष्य को या इस विजय उल्लेख को उन्होंने एम्बलम नाम से एक राज चिन्ह में अंकित करवा दिया। किसने? धारावर्ष ने। यह बात तो है कि गंगा यमुना के दोआब पर युद्ध हुआ होगा, वेनिडिटोरी अभिलेख कहता है, परंतु इस बात को कैसे सत्य माने अपन कि वेनिडिटोरी अभिलेख जो कह रहा है वो सत्य कि गंगा यमुना के दोआब पर हुआ। अब एक अभिलेख है रांधनपुर अभिलेख जो गुजरात में लिखा गया, रांधनपुर अभिलेख, उसमें अलग लिखा है। उसमें यह कहा गया कि धारावर्ष ने कन्नौज पर अधिकार नहीं किया, जालोर पर आक्रमण कर दिया पीछे से। किस पर है? जालोर पे। तो जालोर पे आक्रमण किया तो धारावर्ष हार गया, धारावर्ष से हार गया और अपने प्राण बचा के मरुस्थल में भाग गया। यह बात रांधनपुर अभिलेख में, तो किस बात को सत्य माना जाए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पर इतना याद रखिए कि वेनिडिटोरी अभिलेख जो कहता कि ये जो युद्ध हुआ था गंगा यमुना के दोआब पर हुआ और इस विजय उपलक्ष्य को धारावर्ष ने एम्बलम के नाम से अंकित करवाया, ये बात हमें ध्यान रखनी है, याद रह जाएगी। दूसरा मैंने कहा कि एक उल्लेख यह भी मिलता है कि रांधनपुर अभिलेख में कहा गया है कि धारावर्ष और वत्सराज के बीच जो युद्ध हुआ था वो जालोर में हुआ था और जालोर इसमें हाथ से निकल गया था और अपने प्राण बचाकर ये जालोर के बाद मरुस्थल में भाग गए वत्सराज। और राष्ट्रकूट शासक धारावर्ष से पुनः इंद्रायुध को राजा बना दिया। इंद्रायुध को क्या बना दिया? राजा। कहते हैं कि दक्षिणी भारत का जो शक्तिशाली शासक धारावर्ष वापिस चला जाता है, इसका फायदा धर्मपाल उठाता है। कौन है? धर्मपाल। पर एक ये ऐसा नहीं कि तुरंत आक्रमण हुआ, ऐसा नहीं है। जब वत्सराज कन्नौज को जीतता है उसी समय इसके पेट में भी चूहे दौड़ने लगे धर्मपाल के। किसके? धर्मपाल। धर्मपाल ने इस वत्सराज पे आक्रमण कर दिया, लो भाई चारों ओर से गिर गया। और यहां पर भी आक्रमण हुआ तो कहते हैं जालोर पर आक्रमण हुआ। तो वत्सराज ने जब कन्नौज जीत लिया तो इस धर्मपाल ने भी जालोर पर आक्रमण कर दिया, परंतु धर्मपाल यहां पे हार गया है। हारे हारे हम तो हारे भाई। कौन हारे? धर्मपाल हारे। ठीक है। तो धर्मपाल ने जब वत्सराज पर आक्रमण किया तो धर्मपाल जालोर के युद्ध में हार गए। जालोर पे आक्रमण हुआ था तो जालोर के आक्रमण में हार गए। इधर धारावर्ष जीत जाते हैं और धारावर्ष पुनः इंद्रायुध को वहां का शासक बनाकर चले जाते हैं। अब कन्नौज वत्सराज के हाथ में नहीं है, कन्नौज वापिस किसके हाथ में आ गया? इंद्रायुध के। इंद्रायुध के हाथ में आ गया। ये बात इसको भी पसंद नहीं थी। सोचा यार क्यों ने इसी का एक संरक्षण, इसी का जो पीछे वो कहते हैं ना ऐ को पीठ पयो, धर्मपाल ने इंद्रायुध के स्थान पर चक्रायुध को राजा बना दिया। किसको बना दिया? चक्रायुध। ये लो साहब, चक्रायुध राजा बन गया। अब कन्नौज का राजा किसको बना दिया? चक्रायुध को। किसने? धर्मपाल ने। दोबारा सुनो, मैंने कहा कि प्रतिहार शासक वत्सराज ने जब कन्नौज पर अधिकार किया और इंद्रायुध को हरा दिया, इस बात से धर्मपाल नाराज थे, धर्मपाल भी खपा थे। तो धर्मपाल ने वत्सराज के ऊपर आक्रमण किया जालोर पर और धर्मपाल को हार का मुंह देखना पड़ा, बैठ के चुपचाप। परंतु धारावर्ष ने जब आक्रमण किया वत्सराज पे तो वत्सराज इस युद्ध में हार जाता है और इसका उल्लेख दो बातों पे मिलता है, वेनिडिटोरी अभिलेख और रांधनपुर अभिलेख। उसके बाद धारावर्ष वापिस इंद्रायुध को शासक बना देता है। इसी बात का फायदा चक्रायुध उठाता है और चक्रायुध पुनः इंद्रायुध के स्थान पर चक्रायुध को राजा बना देता है। वत्सराज ने सोचा यार पार पड़ने वाली नहीं है ना, क्योंकि कभी मैं जीतता हूं, मैं जीतते हो तो इन्हें धारावर्ष मेरा पर आक्रमण कर दियो, इंद्रियन बना दियो। अब इंद्रिय नहीं हो धर्मपालियों कौन छड़ेगा, दिक्कत है गादड़क है ना। तो आपस में तेरी राज्य संघर्ष चला।
में पेपर में प्रश्न क्या पूछेगा, बात यह कि पेपर में क्या प्रश्न पूछेगा। पहली बात, त्रिराज्यीय संघर्ष किसके काल में शुरू हुआ, तो आपका उत्तर होगा वत्सराज के काल। किन शक्तियों के बीच था, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच था। किसको लेकर था, कन्नौज को लेकर था। त्रिराज्यीय संघर्ष जब शुरू हुआ तो कन्नौज का शासक कौन था, इंद्रायुध था, इंद्रायुध था। वत्सराज के काल में राष्ट्रकूट शासक कौन थे, दारावर्ष, या फिर वत्सराज के समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन है, दारावर्ष, दारावर्ष याद रहेगी। यानी कन्नौज का शासक कौन है, समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन है, और पाल वंशी शासक है कौन है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। अब इसमें एक बात मैंने आपको जो बताई कि वत्सराज कौन है, वत्सराज, वत्सराज और दारावर्ष के बीच जो युद्ध होता है, दारावर्ष यानी दुरु के बीच जो युद्ध होता है, इस युद्ध की दो बातें हैं। एक तो मैंने कहा उल्लेख मिलता है वेनी-डिडोरी अभिलेख में, वेनी डिडोरी अभिलेख, एक तो ये बताया। दूसरी बात मैंने कही रांधनपुर अभिलेख, रांधनपुर अभिलेख, दोनों अभिलेख अलग अलग बात बताते हैं। वेनी-डिडोरी अभिलेख कहता है कि वत्सराज और दारावेश के बीच जो युद्ध हुआ वो गंगा यमुना के दोआब पर हुआ। ये युद्ध कहां हुआ है, गंगा यमुना के दोआब पर। एक बात तो ये मिली। दूसरा उल्लेख यहां मिलता है कि दारावर्ष की विजय हुई तो दारावर्ष ने एमलम नाम से इस विजय उपलक्ष्य को एमलम नाम से राचिन में अंकित करवाया। दारावर्ष ने विजय उपलक्ष्य में गंगा यमुना के दोआब को एम्बलम्ब के नाम से राचिन में अंकित करवाया, अंकित करवाया। एक बात तो ये थी इसमें विशेष, आपको ये याद रखना कि वत्सराज और दारावर्ष के बीच जो युद्ध हुआ है वो गंगा यमुना के दोआब वाली बात वेनी-डिडोरी अभिलेख कहता है, जबकि रांधनपुर अभिलेख कहता है कि युद्ध जालोर में हुआ। ये कहता है कि जालोर में युद्ध हुआ। जालोर में युद्ध हुआ, ऐसा ये जालोर युद्ध की बात करता है कि जालोर पर आक्रमण करता है कौन है, दारावर्ष, और वत्सराज इसमें हार जाता है। ये बात तो इसके अंदर लिखेगी। फिर मैंने कहा कि दारावर्ष जब जीत के बाद पुनः इंद्रायुध को राजा बना देता है और उधर से धर्मपाल इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध को राजा बना देता है, तो वत्सराज सोचता है यार क्या पड़ा है राड राड में, है ना, कभी मैं उसको जीतता हूं वो मुझे हरा देता है, फिर वो मैं उसको हराता हूं, तो छोड़ दें इसके चक्कर में। तो वत्सराज ये फंडा छोड़ देता है और अंततः कन्नौज पुनः चक्रायुध के हाथ में चला जाता है, क्योंकि चक्रायुध को राजा बना देता है कौन, धर्मपाल, पालवंशी शासक धर्मपाल है, पुनः कन्नौज का शासक है, चक्रायुध को बना देता है। अब चक्रायुध जो है वो कन्नौज के राजा है। आगे बात समझ में। इसके बाद जो राजा बना वत्सराज के बाद वो नागभट्टे सेकंड बने, नागभट्टे सेकंड। और एक बात यहां पे और इंपॉर्टेंट रहती है कि जो त्रिराज्य संघर्ष हुआ है ये कितने साल चला है, तो ये 150 साल के लगभग चला, क्योंकि महेंद्रपाल की बात करेंगे प्रथम, उसके काल में भी जारी रहा है, ये महेंद्रपाल के काल में भी जारी रहा है, मीर भोज के काल में भी जारी रहता है।
तो लगभग 150 साल तक ये त्रिराज्य संघर्ष चला। 3 राज्यों के बीच युद्ध रहा लगभग 150 साल। कितने साल? 150 साल। तो त्रिराज्य संघर्ष कितने साल चला? तो 150 साल चला। ये आपको याद रखना है। तो अगली बात जो है कि त्रिराज्य संघर्ष कितने वर्ष तक चला? त्रिराज्य संघर्ष कितने वर्ष चला? तो आपका उत्तर होगा 150 वर्ष। और त्रिराज्य संघर्ष किसके काल में शुरू हुआ? तो वत्सराज के काल में शुरू हुआ। त्रिराज्य संघर्ष जब शुरू हुआ तो कन्नौज के शासक कौन थे? इंद्रायुध थे। राष्ट्रकूट शासक कौन था? दारावर्ष था। और पालवंशी शासक कौन है? धर्मपाल है। बात समझ में आई? तो यहां पे एक प्रश्न देखो, डिटेल से भी अगर याद रखेंगे ना तो त्रिराज्य संघर्ष के समय कन्नौज का शासक कौन है? कन्नौज का शासक है इंद्रायुध। कौन है? इंद्रायुध। कन्नौज का शासक है इंद्रायुध। और प्रतिहार शासक है वत्सराज। और पालवंशीय शासक है और पालवंशी शासक है धर्मपाल। याद रहेगी। और राष्ट्रकूट शासक है वह है धारावर्ष उर्फ धुरु या धुरु प्रथम। याद रहेगी। और ये जो प्रतिहार हैं, ये प्रतिहार रहे हैं उत्तरी शक्ति। ये बात हम पढ़े, उत्तरी शक्ति। पालवंशी जो हैं ये पूर्वी शक्ति। और राष्ट्रकूट जो हैं वो दक्षिणी शक्ति है। अब देखो सार आ गया कि त्रिराज्य संघर्ष कितने साल चला? 150 साल चला। त्रिराज्य संघर्ष जब शुरू हुआ उस समय कन्नौज के शासक कौन है? इंद्रायुध। कौन है? इंद्रायुध। प्रतिहार शासक कौन है? वत्सराज। किस प्रतिहार शासक के काल में त्रिराज्य संघर्ष शुरू हुआ? वत्सराज के काल में। पालवंशी शासक कौन है? धर्मपाल। त्रिराज्य संघर्ष के समय राष्ट्रकूट शासक कौन था? दारावर्ष। जब त्रिराज्य संघर्ष शुरू होता है उस समय राष्ट्रकूट शासक है दारावर्ष उर्फ है दुरै। मुझे ये बताओ, जो मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में नहीं है? पेपर में रहे या ना रहे वो बाद की बात, आज तो याद है। याद रहेगी बात। कितने साल चला है? 150 साल। किसको लेकर था? कन्नौज को लेकर। प्रतिहार शासक कौन है? वत्सराज। पालवंशी शासक कौन है? धर्मपाल। राष्ट्रकूट शासक कौन है? वत्सराज के समकालीन राष्ट्रकूट शासक कौन है? धारावर्ष। वत्सराज के समकालीन पालवंशी शासक कौन है? धर्मपाल। और राष्ट्रकूट शासक है धारावर्ष। याद रहेगी। कन्नौज के शासक है इंद्रायुध। धर्मपाल को वत्सराज ने हराया, इंद्रायुध को हराता है, परंतु राष्ट्रकूट शासक धारावर्ष से हार जाता है। वेनिडिटोरी अभिलेख और राजनांदपुर अभिलेख इस बात के गवाह है। ठीक है। बात अलग अलग बताई गई। एक कहता गंगा यमुना के द्वार पर हुआ, एक अभिलेख कहता नहीं साहब जालोर में हुआ। कहा हुआ? जालोर में। ऐसी बातें हुई कि एक कहता कि जालोर पे आक्रमण हुआ है, एक कहता नहीं साहब जालोर पे नहीं हुआ, गंगा यमुना के द्वार पे हुआ। ये बात समझ में। इसके बाद एक विशेष बात और बच जाती है। वत्सराज का अगर हमें स्थापत्य कला के योगदान की अगर बात करें तो वत्सराज ने उत्तरी भारत में पश्चिमी आ जाएगा, उत्तरी नहीं पश्चिमी राजस्थान के अंदर ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी जैन मंदिर बनवाए। राजस्थान का पहला महावीर स्वामी जैन मंदिर वत्सराज के काल में। और यह पूछा गया कि किसके काल में बना है और किस कालीन है? तो प्रतिहार कालीन। तो वत्सराज के काल में एक विशेष बात है, वह महावीर स्वामी जैन मंदिर ये है ओसिया, और ओसिया पड़ता है जोधपुर।
24 मंदिरों की नगरी कहते हैं ओसिया जोधपुर को। ओसिया जोधपुर को 24 मंदिरों की नगरी कहते हैं। ओसिया पड़ता है जोधपुर में। अब एक प्रश्न बनता है कि ओसिया जोधपुर का महावीर स्वामी जैन मंदिर किस कालीन है? तो आपका जवाब होगा प्रतिहार कालीन। प्रतिहार कालीन, प्रतिहार कालीन है। अगर कह दे कि ओसिया जोधपुर का महावीर स्वामी जैन मंदिर की कौन सी शैली में बना है, तो आप कहेंगे गुज्जर प्रतिहार शैली, गुज्जर प्रतिहार या फिर महामारू, महामारू शैली, महामारू शैली में बना है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाया वत्सराज ने। किसने? वत्सराज ने, याद रहेगी। और ये महावीर स्वामी जो जैन मंदिर है, ये पश्चिमी राजस्थान का या पश्चिमी भारत का पहला जैन मंदिर है, पहला जैन मंदिर। महावीर स्वामी जैन मंदिर ओसिया जोधपुर में है, वो वत्सराज के काल का है, इसीलिए प्रतिहार कालीन है। अगर शैली की बात करें तो गुज्जर प्रतिहार शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली की बात कर दें या फिर महामारू शैली में बना है, और वत्सराज ने इसका निर्माण करवाया। भीनमाल पे अगर हम थोड़ी सी बात दोबारा करें, वत्सराज शुरुआती दौर में भीनमाल के ही हैं, बाद में जवालीपुर जालोर को राजधानी बाद में बनाता है। राजधानी तो क्योंकि भीनमाल ही रहती है, भीनमाल के बाद जो अगली शाखा है वो जवालीपुर चली जाती है, क्योंकि राजधानी जवालीपुर बना लेता है। जवालीपुर कहाँ है? जालोर में। अब दो व्यक्ति विशेष के नाम आते हैं। दो व्यक्ति विशेष में एक तो आता उद्योतन सूरी और एक जीन दत्त सूरी या जीन सेन सूरी। कई बार पेपर में पूछा गया है कि कूलेमाला ग्रंथ किसके काल में लिखा गया? कूलेमाला ग्रंथ उद्योतन सूरी के द्वारा 778 ईस्वी में वत्सराज के काल में भीनमाल में बैठकर लिखा गया। क्या बोला मैंने? वही जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सही, मैंने कहा कि वत्सराज के काल में उद्योतन सूरी ने कूलेमाला ग्रंथ लिखा, 778 की बात है, 778, और भीनमाल में बैठकर लिखा था। और इस कूलेमाला ग्रंथ के अंदर 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। साथ ही साथ कूलेमाला ग्रंथ मारवाड़ी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। नहीं, हाँ, मरु भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है, मारवाड़ी नहीं, मरु भाषा में। तो अगली बात जो आती है यहां पे वो है कूलेमाला ग्रंथ। कूलेमाला ग्रंथ, ये कूलेमाला ग्रंथ किसने लिखा है? इसका लेखक कौन है? इसका कर्तिकार कौन है? तो वो है उद्योतन सूरी। और ये उद्योतन सूरी ने कब लिखा है? तो बताएंगे 778 ईस्वी में। और कहां बैठकर लिखा है? भीनमाल में, भीनमाल में लिखा। कहां लिखा है? भीनमाल में लिखा है साहब। कूलेमाला ग्रंथ का लेखक है उद्योतन सूरी, जिन्होंने 778 ईस्वी में लिखा है और भीनमाल जालोर में बैठ के लिखा है। उस समय जो राजा है वो वत्सराज है। कौन है? वत्सराज। इस कूलेमाला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख। और मारवाड़ी में लिखा, मारवाड़ी मतलब मरु भाषा में लिखा पहला ग्रंथ है। मारवाड़ी मरु भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कूलेमाला ग्रंथ।
ठीक है, याद रहेगी। लेखक हैं उद्योतन सूरी, 778 ईस्वी में लिखा है, बीनमाल जालौर में लिखा है, और उस समय प्रतिहार शासक कौन है? वत्सराज। ये अभी पीछे हाल ही में पूछा गया था, आपको याद होगा एक पेपर में, शायद एलडीसी का था या फिर कंप्यूटर अनुदेशन का पेपर होगा, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। और उसमें पूछा भी गया था कि कूलेमाला ग्रंथ में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कूलेमाला ग्रंथ किसने लिखा है? ये तो बार बार पूछा जाता है, उद्योतन सूरी ने लिखा। कहां बैठकर लिखा है? बीनमाल में लिखा। एक है आर्यवंश पुराण, ये लिखा था 783 ईस्वी में जीन सेन सूरी ने। और मैंने कहा था कि जीन सेन जो सूरी है ये उज्जैन से है। कहां से है? उज्जैन से। अब जो जहां का होगा वो यही कहेगा कि वत्सराज ये प्रतिहार हमारे काल के। जीन सेन सूरी कहता है कि प्रतिहार उज्जैन के थे। प्रतिहार कहां से थे? उज्जैन से। ये बात जीन सेन सूरी कह देता है, परंतु मूल स्थान तो गुजरात ही बताता है। क्या बताता है? गुजरात रहा। इतनी बातें किसके संदर्भ में है? वत्सराज के। याद रहेगी, वत्सराज के काल में त्रिराज्य संघर्ष होता है, 150 साल चले। कन्नौज के शासक इंद्रायुध हैं और राष्ट्रकूट शासक धारावर्ष हैं। पाल वंशी शासक है धर्मपाल है। धर्मपाल को हराता है, इंद्रायुध को हराता है, परंतु धारावर्ष से हार जाता है। और इसका उल्लेख वेनिडिटोरी अभिलेख, रांदनपुर अभिलेख। वेनिडिटोरी कहता कि गंगा यमुना के द्वार पर होता है, और उसका उल्लेख उसने अपने राज चेन के एमलम में अंकित करवाया था। जबकि रांदनपुर अभिलेख ये कहता कि जालोर पर आक्रमण हुआ था, जालोर हारे थे सब, और अपने प्राण बचाकर वो मरु प्रदेश में भाग गए थे। ऐसी बात है, रांदनपुर अभिलेख कहता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि वत्सराज के काल में जवालीपुर राजधानी, सबसे पहले जवालीपुर राजधानी रही है वत्सराज। किसकी? वत्सराज। क्योंकि मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से बीनमाल, बीनमाल से उज्जैन, ये बातें आती है तो नागभटे पर था, और मंडोर बात आती है तो हरिश्चंद्र, और जालोर बात आती है तो वत्सराज। वत्सराज। अब तक कन्नौज राजधानी बनी नहीं है, स्थायी राजधानी अब बनेगी आगे चल के।